तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टसर रेशम पालन में कोया निकालते समय सावधानियां। हरी मिर्च की सफल खेती पर एक किसान की कहानी। खरगोश पालन एक लाभकारी व्यवसाय, एक किसान का अनुभव। किसान भाइयों, हरी मिर्च की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। इस कारण बहुत से किसान भाई इसकी खेती तीनों ही मौसम में करते हैं। हमारे बीच एक प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो मौजूद हैं, जो कि मल्च और ड्रिप लगाकर मिर्च की खेती करते हैं और प्रति एकड़ इस फसल से अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी आय भी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं मिर्च की खेती में उनके अनुभवों को। आज मैं आप लोगों को मिर्चा की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी जो है सो दे रहा हूं कि 1 एकड़ मिर्चा की खेती करने में कितनी खर्च होती है और कितनी आमदनी होती है। तो किसान बंधुओं, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मेरा मिर्चा जो है सो लगा हुआ है। ड्रिप इरिगेशन तो लगा हुआ है ही, साथ ही साथ जो है सो मल्चिंग भी जो है सो लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मिर्च जो आप देख रहे हैं, इसे मैंने मार्च में इसका जो है सो सीड्स जो है सो डाला था और अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है सो इसका ट्रांसप्लांट जो है सो किए। साथ ही साथ जैसे ही पौधा 8 से 10 दिनों की ट्रांसप्लांट के बाद हो जाता है, आप जो है सो उसमें फर्टिगेशन जो है सो शुरू कर देंगे। अगर आपके पास में जैविक प्रोडक्ट की जो है सो सोलेबल अगर यदि कुछ है फर्टिलाइज़र तो आप उसे दे सकते हैं। अन्यथा रासायनिक खाद जो आपके पास में जो है सो है, आप समय समय पर उसका जो है सो फर्टिगेशन जो है सो कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन कम से कम जो है सो फर्टिगेशन जो है सो होना चाहिए, क्योंकि हम इसे जितना फसल लेना चाहेंगे उसको तो हमको उतना जो है सो इसको खुराक जो है सो देना होगा, तभी यह पौधा तंदुरुस्त रहेगा और जो है सो हमको वो फसल जो है सो अच्छा ढंग से जो है सो देगा। और अप्रैल फर्स्ट वीक में ट्रांसप्लांट कराने के बाद में करीब करीब समझिए कि 50 दिनों से यह जो है सो ट्रांसप्लांट के बाद 50 दिन में ये जो है सो मेरा जो है सो निकासी जो है सो शुरू हो गया मिर्चा। और मल्चिंग इसलिए लगा हुआ है कि मल्चिंग में समझिए कि जो भी हमारे खेत में खरपतवार उगाते हैं उससे तो हमको जो है सो छुटकारा मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ हम लोग जो बेसल डोज जो है सो डालते हैं खेत तैयार करने के समय, तो वो बेसल डोज कभी कभी बरसात के समय में क्या होता है कि ऊपर से पानी इतना ज़बरदस्त पड़ता है कि मिट्टी भी कट के जो है सो मिट्टी का भी कटाव होता है और मिट्टी भी बह जाता है। साथ ही साथ जो भी हम लोग बेसल डोज में खाद का प्रयोग करते हैं जो कि नहीं सड़ता है, वह भी जो है सो बह जाता है। लेकिन जब हम लोग मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो मेरा सारा बेसल डोज का खाद जो है सो सुरक्षित रहता है। ड्रिप इरिगेशन तो लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर में जो है मल्चिंग लगा दिया जाता है। किसान बंधुओं, मिर्चा का सही फसल लेने के लिए लगभग 8 से 10 दिनों में इसका रख रखाव और इस पर तो प्रत्येक दिन ध्यान देना ही पड़ता है।
जैसे ही आप जैसे कि खेत में डेली जो है सो जाते हैं, देखते होंगे कि मिर्चा का पत्ता जो है सो कभी कभी ऊपर की ओर सिकुड़ता है तो कभी कभी नीचे की ओर जो है सो सिकुड़ता है। 2 दवा हमेशा चलना चाहिए, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, जिसे कि हम लोग कीटनाशक और जो है सो फफूंदी नाशक करते हैं। इस तरह से बीमारियां जो है सो लगती है। साथ ही साथ इसके अलावा कभी कभी जो है सो पत्ता झड़ने की भी शिकायत होती है, फल जो है सो गलने की शिकायत होती है। तो इस तरह का भी जो है सो बीमारी को जो है सो देखकर समझिए कि ऐसा महसूस होता है कि अगर जो है सो इस तरह का बीमारी लग रहा है तो इसमें हमको क्या दवा जो है सो देने का है। सो हम तो पूरे जो है सो जैविक खेती करते हैं, इसलिए हम तो जैविक दवाई का जो है सो प्रयोग जो है सो अपने खेतों में जो है सो करते हैं। इसलिए किसान बंधु जो रासायनिक ढंग से अगर यदि खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा भी जो है सो बाज़ार में बहुत सारे जो है सो उपलब्ध हैं। जैसे कि आपको पत्ता सिकुड़ने की जो बीमारी है उसमें जो है सो इमिडाक्लोप्राइड जो है सो है, आपका जो है सो कन्फिडोर नामक दवा है उसमें जो है सो मिलता है। तो इस तरह से जो है सो आप जो है सो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक 8 से 10 दिनों में हमको जो है सो स्प्रे पर जो है सो ध्यान देना होता है, तभी जो है सो मिर्चा इतना जो है सो सुरक्षित है। और ऐसा है कि जून लास्ट वीक से समझिए कि ये मेरा जो है सो हार्वेस्ट जो है सो शुरू हो गया। और समझिए कि जून चला, जुलाई चला, अगस्त चला, सितंबर भी अभी भी जो है सो हार्वेस्ट चल रहा है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी भी मेरा मिर्चा जो है सो हरा भरा है। और संभव है कि इसे हम पूरे सितंबर अक्टूबर भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा स्थिति देखने के बाद, लेकिन कम से कम अक्टूबर तक तो हम इसमें जो है सो फसल ले सकते हैं। लेकिन इतना हरा भरा रखने के लिए जो है सो किसान बंधु इसमें बहुत केयर जो है सो करना पड़ता है। मिर्चा में हमेशा जो है सो फसल पर जो है सो केयर करना पड़ता है, तभी जाके आप उत्पादन जो है सो सही ले सकते हैं। मिर्चा की खेती करने के लिए बेड बनाने में करीब करीब जो है सो 2 से 3 हज़ार रुपये बेड बनाने में खर्च होता है। इसके अलावा मल्चिंग एक बहुत बड़ी जो है सो अभी हम लोग जो है सो मल्चिंग में खेती करते हैं, तो मल्चिंग में खर्च जो है सो आता है। तो करीब करीब समझिए कि 20,000 के आसपास मल्चिंग में भी खर्च जो है सो 1 एकड़ में हो जाता है। नर्सरी में 5,000 हो जाता है खर्च, बेसल डोज करीब 50 से 55 हज़ार, और करीब करीब फर्टिगेशन भी जो है सो है, बीच बीच में फर्टिगेशन भी करना पड़ता है, तो फर्टिगेशन में भी करीब करीब 10,000 रुपया खर्च आ जाता है। दवा में करीब करीब केवल दवा स्प्रे में करीब 30,000 रुपया खर्च आ जाता है। बेड बनाने में भी लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया लग जाता है। और ट्रैक्टर जुताई में भी करीब करीब समझिए कि 2, 3, 4 बार जुताई होता है, लगभग 5,000 रुपया जुताई में भी खर्च हो जाता है। लगभग तुड़ाई में भी 50,000 रुपया खर्च हो जाता है। और दवा देने में भी कुछ जो है सो लेबर लगता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर करीब करीब समझिए कि 1,50,000 से 60,000 रुपये ऐसा ही जो है सो खर्च जो है सो हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जो है सो खर्च है। तो कुल मिला के सभी खर्चा को अगर यदि जोड़ा जाए तो करीब करीब खर्च जो है सो लगभग 1,50,000 से 1,60,000 रुपया जो है सो खर्च जो है सो होता है मिर्चा की खेती में। अब रही कि अब आमदनी कितनी होती है, तो लगभग 1 एकड़ मिर्चा की खेती करने में अगर आप सही ढंग से मिर्चा की खेती करते हैं तो लगभग समझिए कि आप 30 टन मिर्चा में जो है सो उत्पादन ले सकते हैं कम से कम। तो 30 टन में करीब करीब समझिए कि अगर उसका एवरेज निकाला जाए, अगर आप मिर्चा 20 रुपये भी बेचते हैं तो करीब करीब समझिए कि 4.5 लाख रुपया का आप मिर्चा जो है सो 1 एकड़ से आप निकाल सकते हैं। 4.5 लाख रुपया का मिर्चा, अगर उसमें 1,50,000 से 1,60,000, 1,70,000 जो खर्च हम है अगर उसे घटा दिया जाए तो करीब करीब समझिए कि सूद मुनाफा 2,80,000 रुपया जो है सो होता है। 2,80,000 को भी हटा दीजिए तो सूद मुनाफा कम से कम 1 एकड़ मिर्चा की खेती में 2.5 लाख रुपया से कम सूद मुनाफा नहीं हो सकता है। यह जो है सो सत्य है कि अगर यदि आप सही ढंग से अगर यदि मिर्चा का खेती करते हैं और समय समय पर मिर्चा का रख रखाव और मिर्चा में दवा का स्प्रे, फर्टिगेशन का इस्तेमाल अगर यदि आप करते हैं तो आप जो है सो 2.5 लाख रुपया 1 एकड़ मिर्चा का खेती करके जो है सो आप शुद्ध मुनाफा जो है सो कमा सकते हैं। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान दिन प्रतिदिन टेसर रेशम पालन की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए किसान कोयों को कब और किस समय काटे
और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय टेसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के एक वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पाल। कोसा का कलेक्शन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हमको ज़्यादातर देखरेख की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेज है जिसके बाद आपको कोसा मिलने वाला है और आप अपने घरों में कोसा को ले जाएंगे। इस दौरान सबसे पहला यह है कि जब आपका कीड़ा 5वीं अवस्था में पहुंच जाता है, उस दौरान आप कीड़े को ध्यान में रखना है कि आप कीड़े का अनावश्यक ट्रांसफ़र न करें। कीड़ा अगर पूरी तरह से खाना खा लिया है और उसका ऊपर की तरफ अगर मुँह की तरफ उठा के चल रहा है तो आप समझिए कि कीट में कहीं न कहीं अब यह कोसा बनाने की स्थिति में है, और जिस समय कोसा बना रहा हो उस दौरान अनावश्यक ट्रांसफर न करें। कोसा बनाने के दौरान जब आपका कोसा तैयार हो रहा है, उस दौरान आपको सुबह से शाम तक अपने फील्ड में समुचित तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेस्ट हैं, प्रीडेटर्स हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषकर गिलहरी से नुकसान होता है, कौवे से नुकसान होता है, तमाम तरह के पक्षी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस दौरान आपको फील्ड में उपस्थित रहना है जिससे इस दौरान कीट को कोई नुकसान न हो। विशेषकर सुबह के तौर पे सुबह के समय में अगर आप उपस्थित रहते हैं, क्योंकि सुबह के समय ही कीट जो विभिन्न प्रकार की चिड़िया है वो भूखे रहते हैं और सुबह में आते हैं और उस दौरान नुकसान ज़्यादातर पहुंचाते हैं। तो अगर यह कोसा बनाने की जो स्टेज है ये 5 से 6 दिन तक चलता है फील्ड में, इस दौरान अगर आप समुचित देखरेख करते हैं तो आपको अधिक से अधिक कोसा का उत्पादन होगा और उस कोसे से आप अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि जनरली कोसा बनाने के दौरान हम कोसे को जब काटते हैं उसको समय से काटें। कोसा बनने के 3-4 दिन बाद ही उसको काटें, क्योंकि इस दौरान आपको बाहर से लगता है कि हमारा कीट कोसा बना दिया है, लेकिन अंदर में वो सिल्क का उत्पादन करता रहता है। अगर आप समय से पूर्व वहाँ से आप हटा देंगे और घर में ले जाएंगे, समय से पूर्व कोसा काट लेंगे, तब भी आपका नुकसान है। और लेट करने में भी नुकसान है, क्योंकि गिलहरी के द्वारा नुकसान होगा, कौवे के द्वारा नुकसान होगा, जिससे आपको आर्थिक क्षति पहुँचेगी। कोसा का काट करके आप ले आते हैं, उसको माला बना लीजिए, 5-5 का एक झुंड बना करके उसको 20 ऐसे झुंड बनाएंगे तो 100 की एक माला तैयार हो जाएगी। उस माले को सीधे लगा करके पेडंकल की तरफ आप बांध करके सीधे लगा करके फील्ड में आप जहां भी अपना ग्रेनेज कर रहे हैं वहां पे काट दीजिए, वहां पे टांग दीजिए। और जिससे अब अगर भंडारण उसका समुचित तरीके से करते हैं तो आपको किसी पेस्ट से उसका नुकसान नहीं होगा और आपको लाभ होगा। अगर इस कोकून का आप उपयोग आने वाले क्रॉप में सीड क्रॉप के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं, उस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डिजीज़ का समुचित तरीके से परीक्षण हो और इसके बाद आप उसको उत्पादन में उपयोग में ला सकते हैं। अगर इस कोसे का उत्पादन आपको बिक्री के लिए करना है तो समय से इसको सुखा करके बाजार में समुचित दर से इसको बेच दें और लाभ कमाएं। इस दौरान कोसा काटने के दौरान आपको एक महत्वपूर्ण बात जो है हमेशा ध्यान रखना है कि कोसा काटने के दौरान अगर कोई भी कोसा पूरी तरीके से न बना हो, उस दौरान आप उस कोसे को लेकर के आप काट करके अगर करते हैं तो उससे आपको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। जब तक कोसा पूरी तरीके से फील्ड में न बन गया हो, जल्दबाजी में कोसे को न काटें, जिससे आपको नुकसान होगा। बरसात के दिनों में अगर कोसा काटने के दौरान बरसात हो रही है तो गीले अवस्था में उसको न काटें, क्योंकि भीगा हुआ कोसा जब आप ले जाके भंडारण में करते हैं तो उस समय पे फंगस लगने का चांस है। इसलिए कोसा को ऐसे समय में काटें जब मौसम धूप वाला हो, जिससे आपको उस कोसे के तमाम तरह के कोसा में जो फंगस लगते हैं इस सब बीमारियों से आपको लाभ मिलेगा और आपको आर्थिक क्षति नहीं पहुंचेगी। तो किसान भाइयों, आशा है कि आप आने वाले दिनों में आप समुचित तरह से तसर कीट पालन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे और अपने खेत की देखभाल करेंगे, जिससे आपका आर्थिक लाभ होगा और उससे हमारे संस्थान की भी उन्नति होगी, देश की भी उन्नति होगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत। थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेती से जुड़े सह व्यवसायों के लाभों को देखते हुए अब कुछ किसान प्रदेश में खरगोश पालन करने लगे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही किसान ले सकते हैं जो कि इनकी देखरेख वैज्ञानिक तरीकों को अमल में लाकर करते हैं। आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान गुलशन साहू मौजूद हैं जो कि खरगोश पालन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। ये रैबिट फार्मिंग करने के लिए पेरेंट स्टॉक रखना पड़ता है, पेरेंट खरीदने पड़ते हैं। एक बार अगर आप पेरेंट खरीद लिए तो अगले 5 सालों तक आपको पेरेंट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वो पेरेंट हर महीने बच्चे देती है और बच्चों को बड़ा करके हमको बेचना होता है। पेरेंट हमारे पास 5 साल तक रहेंगे, उनसे जो बच्चे प्राप्त होंगे उन बच्चों को बड़ा करके हमको मार्केट में बेचना होता है। एक यूनिट में 7 मादाएं एवं 3 नर हैं जी। इनका गस्टेशन पीरियड 30 दिन का होता है, पर ये पर 45 दिन में एक बार क्रॉसिंग कराते हैं और एक महीने में एक बार ये बच्चे देती हैं। पर एक बार में बच्चे देने की संख्या में 8 से 10 मैक्सिमम 12 से 14 तक बच्चे दे रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे 5 से 6 बच्चे सरवाइव कर लेते हैं, जो कि 2 से 2.5 किलो तक के 3 महीने में हो जाते हैं। इनका हीटिंग देखना पड़ता है, हीटिंग देख करके क्रॉसिंग करा देते हैं, क्रॉसिंग करा करके टैग लगा देते हैं पर केज में, जिससे हमको पता चल जाता है कि आज हम क्रॉसिंग कराए हैं तो अगले 1 महीने के बाद ये बच्चे दे देंगे। जो कि गर्भाधारण की होती हैं, जो मादाएं रेबिट, उनको हाल कर रखा जाता है, उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, उन्हें पानी की कमी ना हो, उनके दाना कमी ना हो, क्योंकि दाने और पानी की कमी से चूँकि बच्चे मरने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए हम उनको अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। बच्चा चूँकि ये अपने घोंसले खुद बनाती है बॉक्स में और अपने बच्चे खुद देती है, उनको फीडिंग भी खुद कराती है, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। 8 से 10 दिन में इनका बच्चे का आँख खुल जाता है। आँख खुलने के बाद बच्चे में कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, सभी बच्चे अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हैं। बच्चे छोटे रहते हैं तो पूर्ण रूप से 10 से 12 दिन तक अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। उनको दिन में 2 से 3 बार दूध पिलाया जाता है, उनकी माँ खुद दूध पिलाती है उनको। अगर कोई मादा रेबिट दूध नहीं पिला रही है तो उनको सिरिंज के माध्यम से और रेबिट को पकड़ करके दूध पिला सकते हैं। 12 से 15 दिन में हरे चारे दाने थोड़े बहुत चखने चालू कर देते हैं। हरा चारा दाना एक बार खाना सीख जाने के बाद हमको कोई तकलीफ नहीं होती। और इसका आहार प्रबंधन बहुत ही सरल है। एक टाइम हम इन्हें दाना देते हैं, कॉन्सेंट्रेट दाना खिलाते हैं, एक टाइम हरा चारा, क्योंकि हरा चारा खिलाने से लागत में कमी आ रही है, कमी हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम एक टाइम इनको हरा चारा दे रहे हैं, हम एक टाइम दाना खिला रहे हैं। पर रेबिट के हिसाब से हम इनको 50 से 60 ग्राम दाना खिला रहे हैं और हरा चारा वेट के अनुसार दे रहे हैं इनको आहार की मात्रा इनके बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हैं। 2 से 2.5 किलो तक के जो पेरेंट है हमारे पास, उनको हम 50 से 60 ग्राम तक दाना दे रहे हैं और इनको हरा चारा के रूप में बरसिम खिला रहे हैं। सामान्य पानी देते हैं हम लोग। अगर कोई मादा खरगोश या नर खरगोश में कमजोरी का लक्षण दिखाई दे रहा है या दस्त में कर रहा है तो उनको हम ब्री कॉम्प्लेक्स मिलाकर उनके पानी में दे सकते हैं। आवास की साफ सफाई के लिए हर 3 से 4 दिन में नीचे फर्श को साफ करके पानी मार देते हैं, जिससे कि पूरा साफ हो जाता है। समय समय पर फिनाइल से साफ किया जाए। चूने से भी महीने में एक बार चूने से पुताई कर देते हैं। पात्र को लगभग 8-10 दिन में साफ कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी के पात्र हैं, इसलिए ज़्यादा गंदे नहीं होते और सुविधाजनक होते हैं। खरगोश में ऐसी कोई भयावह बीमारी नहीं है, फिर भी इनमें खरगोशों में कान का कैंसर है, जो कि दाग की तरह होता है। इनके लिए प्रति 2 महीने में एक बार हम आइवरमेक्टिन का इनको
टीकाकरण कर देते हैं। रैबिट फार्मिंग करने के लिए हमने 30 यूनिट शुरू में रखा। 30 यूनिट रखने का जो खर्च है, केज का खर्च है, लगभग उसमें 1 लाख रुपया स्टैंड, नेक्स्ट बॉक्स, उनके बर्तन और केज करके हमको, चूँकि जो केज जो हम बनाए हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन का है, जो महंगा मिलता है, इसलिए पर यूनिट के हिसाब से 2 से 2,500 रुपये हमको केज बनाने में खर्च आया। और इनका जो फीडिंग है, ये एक दिन में मादा रैबिट जो एडल्ट हैं मतलब 50 से 60 ग्राम खाते हैं और लगभग एक महीने में 3 से 4 किलोग्राम दाना खा जाते हैं। इसलिए प्रति रैबिट के हिसाब से अगर हम बच्चों को तैयार करते हैं तो 3 महीने में हमको 250 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से खर्च आता है। क्योंकि हमने अभी दाने के साथ साथ हरा चारा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमको खर्चे में और कमी मिली है। 3 से 4 किलो दाना एवं प्रबंधन सभी खर्च करके हमको लगभग 300-400 रुपये एक खरगोश को 2 किलो खरगोश को तैयार करने में लगता है। और हम 2 किलो के खरगोश को ओपन मार्केट में बेचते हैं तो 500 से 600 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है। चूँकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पहली बार सप्लाई किया था अपना रैबिट, अपना जो तैयार बच्चे को 300 रुपये पर केजी के हिसाब से मिला, इसलिए हमने तय किया कि ओपन मार्केट में 500 से 600 रुपये चूँकि हमको मिल रहा है, इसलिए हमने ओपन मार्केट में बेचना चालू कर दिया है। प्रति खरगोश के पीछे हमको 500 से 600 रुपये आमदनी हो रही है। एक लॉट में हमने 800 बच्चे निकाले हैं, जिनका वजन पर बच्चे के हिसाब से 2 केजी था। हमने 16 क्विंटल माल यहाँ से रेडी खरगोश मीट पर्पस के लिए निकाले हैं, जिनसे हमको प्रत्येक 3 मंथ में, चूँकि 3 महीने में बच्चे ये तैयार होते हैं 2 किलो के, हमको 3 मंथ में 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी हुई। इस हिसाब से पर मंथ के हिसाब से हमको 1 से 1.5 लाख रुपए शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई। जो नया फार्मिंग करना चाहते हैं उनको शेड बनाना पड़ेगा। शेड बनाने के लिए अगर 1 यूनिट से आप चालू करते हैं रैबिट फार्मिंग का काम तो ज़्यादा खर्च नहीं है, 8 से 10 हज़ार रुपये में आपका शेड तैयार हो जाएगा। हमने चूँकि बड़े स्तर पे चालू काम किया है, इसलिए हमको 2 से 2.5 लाख रुपए 30 यूनिट खरगोश रखने के लिए हमने 2.5 से 3 लाख रुपए शेड बनाने में खर्च किए। मेरा मानना ये है कि कम से कम 5 यूनिट रखें, क्योंकि एक आदमी 5 यूनिट के लिए भी सफिशिएंट है और 10 यूनिट के लिए भी सफिशिएंट है। तो पर यूनिट आप ज़्यादा रखें, इससे मजदूर का खर्च कम होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। इस समय तो देखें कि इसमें फूल आ रहा है, तो फूल आते समय ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक तो प्रक्षेत में विभिन्न तरह के कीड़े आना शुरू हो, जिस वजह से उनमें क्लोरोफिल नहीं होता और फूलों को भी उसमें पत्तियों के साथ लपेट जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम देखें कि कोई भी डस्ट, जैसे मैलाथियन जो डस्ट है 5%, उसकी 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें, उससे भी इसका नियंत्रण किया
जा सकता है। दूसरा हम देखें कि फली भेदक कीट की विशेष समस्या होती है इस अरहर की दलहनी फसल में। तो इसमें हम देखें कि जैसे ही फ्लावर समाप्त हों और फली बनने लगती हैं, उस समय इसमें एक सिस्टमेटिक जो कि इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवा है, एक तो मोनोक्रोटोफास का स्प्रे कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या क्यूनालफास दवा जो आती है उसकी 1 से 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो उससे जो भी फली भेदक कीट है वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं कि इसमें जो कीट है, मक्खी आती है, अंदर फली में जो उसकी सुंडी है बारीक रहती है और इस तरह से फली में अंदर दाना खाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी कोई भी क्यूनालफास है या मोनोक्रोटोफास है उनका स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पत्ता गोभी की नर्सरी तैयारी और पौध रोपाई तकनीक। अधिक उत्पादन हेतु सोयाबीन की फसल में कीट नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है अन्नदाता HR.HP@etv.co.in।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।